हेलो एवरीवन। काफ़ी दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो और प्लीज़ आप खुद का ध्यान रखें। मेरी आवाज़ ही बैठ गई थी तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अभी थोड़ी सी बेहतर हुई है तो सोचा कि बना लेते हैं। जैसे कि हम GS 3 में साइंस एंड टेक देख रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, क्योंकि अच्छा खासा एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। 10 मार्कर्स वाले 2 और 15 मार्कर्स वाले 2, तो अच्छा खासा पोर्शन ये कवर करते हैं। तो इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम पर्सपेक्टिव से भी और मेंस पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, आज मैं आपको जो क्वेश्चन के आंसर दिखाने वाली हूँ ये मैंने आदित्य श्रीवास्तव सर, जो जिनकी विजन IAS में उन्होंने लिखी थी अपनी आंसर कॉपी, तो उसमें से उनके साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन मैंने खुद के हाथों से लिखे हैं यहाँ पे, और वही दिखाऊंगी कि उन्होंने कैसे लिखे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट रिलेटेड जो पोर्शन होता है उसी से क्वेश्चंस आते हैं, वही इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे तो आपको बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी NCERT से मिल सकती है। उससे पहले ना मैं कुछ नए स्टूडेंट हैं, उनकी कुछ क्वेरीज हैं, उनको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। हालांकि मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ उनके सारे क्वेश्चंस इसी से ख़त्म हो जाएगा और इसमें से ही उनको समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं कोशिश करूँगी अपने तरफ से उनको बताने की। देखो, मैंने पहले तो आपको ये भी बोला था कि हमारे UPSC मेंस में, UPSC का जो मेंस है उसमें हमें खास करके जो GS 1 है, GS 2 और GS 3 है हमारा, ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट, जितना इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए उतना ही मेंस के लिए भी है। और जो GS 4 है हमारा, वो एथिक्स, मतलब पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पे हमें प्रीलिम्स के लिए भी GS 1, GS 2 एंड GS 3 इम्पॉर्टेंट है। तो GS 1 में आपको पता है हिस्ट्री आती है, तो हिस्ट्री में क्या आते हैं, एंशंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आता है। तो इनके अलग अलग बुक्स आते हैं। तो बुक लिस्ट अगर आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी को बुक लिस्ट नहीं पता है, सबको बुक लिस्ट पता है। आर्य शर्मा की एंशंट के लिए लोग यूज़ करते हैं, अदर किसी की हो तमिलनाडु की भी यूज़ करते हैं मिडाइवल के लिए और एंशंट के लिए भी। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम हम यूज़ करते हैं। आर्ट एंड कल्चरल के लिए नितिन सिंघानिया, या आपके पास किसी का वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें यही बनाना है कि नहीं, मैं तो मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम यूज़ करूँगा तो ओनली स्पेक्ट्रम ही यूज़ करूँगी, या एंशंट के लिए आर्य शर्मा यूज़ कर रहे हो तो आर्य शर्मा ही करें, और या तमिलनाडु वाली कर रहे हो NCERT तो तमिलनाडु वाली ही करें। बस एक ही सोर्स आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए चूज़ करना है, पहले डिसाइड कर लो। जैसे कि ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT जो होती है 11th एंड 12th की, 11th में 2 NCERT है, 12th में 2, मतलब कुल मिला के 4 NCERT बनती है। तो यही फॉलो किया था, और कुछ नहीं, वो तो मैं एक बुक है आती है GC लियोन की, उन्हीं से कुछ चैप्टर मैंने कवर किए थे। तो बिल्कुल आप वैसे ही कर सकते हो। सोसाइटी के लिए सच कैसे एक ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है, बट NCERTs अवेलेबल है। या तो फिर जैसे कि मैंने सोसाइटी के लिए विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल यूज़ किया है, तो वैसे आप भी कर सकते हो। और GS 2 में देखते हैं अभी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, गवर्नेंस के लिए लक्ष्मीकांत है, लेकिन मैंने ओनली IAS वालों का मटेरियल फॉलो किया है। मतलब जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि पर्टिकुलर बुक बहुत बल्कि है या बुक्स ही नहीं है, तो वहाँ पे आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर सकते हो। बस उसी से स्ट्रिक्ट रहो कि नहीं मैंने ओनली IAS वालों का भी, विजन का भी, इनसाइड का भी फॉलो किया, ऐसे नहीं करना है। बस एक ही सोर्स रखना अपना। और ये जो मैं बता रही हूँ ये पढ़ना ही पढ़ना है, अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिर मतलब ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी बेसिक कंसेप्ट जो होती है इन्हीं बुक से क्लियर होगी। इनसे ही आपको पता चलेगा ना कि क्या ज्योग्राफी है एक्चुअली, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, फंडामेंटल क्या है।
तो आपको ये रिवर सिस्टम ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी तो जाके आप आंसर लिख पाओगे कि ज्योग्राफी में क्या आता है, ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से कैसे लिखना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कैसे लिखना चाहिए, या सोसाइटी वाले जो इश्यूज होते हैं, कल्चरल वाला जो होता है वो कैसे लिखोगे जब आपको पता ही नहीं है। तो पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको ये सभी पढ़ना है, फिर बाद में आंसर लिखो। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करो, हिस्ट्री लिख रहे हो तो हिस्ट्री पे एक क्वेश्चंस लिख के देखो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से ही शुरुआत होती है। एकदम से आपके पास सारा कंटेंट आ जाएगा तभी मैं आंसर राइटिंग करूँगा, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल, ये गलत है बिल्कुल भी। आप पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज बुक वाइज पढ़ रहे हो मतलब सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हो तो उसी के ऊपर क्वेश्चन लिख के देखना चाहिए आपको। और जो आपने पढ़ा है वो एक बार खुद बिना देखे याद करने की कोशिश किया करो कि हाँ मैंने पढ़ा था, ये मुझे अभी आता है कि नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मुझे कितना समझ में आ रहा है। वैसे ही बिल्कुल सोसाइटी से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ऐसे एक भी सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको हम छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो वो वाले जाके आपके नोट्स बनने लगेंगे। और उसी मतलब जो स्टैटिक्स पोर्शन है उसको करंट से कैसे रिलेट करना है मैं अभी आगे बताऊंगी वो भी। जैसे कि अभी GS2 में हमारा पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस के लिए कोई ऐसे ये बुक्स अवेलेबल मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो अच्छी है। तो मैंने तो ये सोशल जस्टिस के लिए भी ओनली IAS का जो मटेरियल आता है वही फॉलो किया है। IR के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, वो भी मैंने मटेरियल से ही बनाया है। आई थिंक ये ओनली IAS वालों के मटेरियल से ही बनाया, और एक था किसी का, तो वो कुल मिला के मैंने बनाए अपने नोट्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल पता होने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है पॉलिटी से रिलेटेड तो आपको वहाँ पे आर्टिकल पता होने चाहिए, तभी तो आप आंसर अच्छे से लिखोगे। और GS3 में हमने देखा है इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे देखो साइंस एंड टेक का ऐसा बुक्स नहीं है पर्टिकुलर, तो उसके लिए भी आप किसी का मटेरियल फॉलो करो या करंट अफेयर से ही बना लो तो वो भी सही है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी NCERT है, NCERT से पढ़ सकते तो पढ़ लो, या तो किसी का मटेरियल फॉलो कर लो। एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, तो ये आपने अकॉर्डिंग आप करना। वैसे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ कि मैं जिसका फॉलो कर रही हूँ उसका हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, तो मैं पहले उसका आपको मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ कि नहीं मैं इससे कर रही हूँ तो आप भी देख लेना। मैं ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं ये फॉलो कर रही हूँ तो आपको भी ये फॉलो करना। आपको जिसका अच्छा लगता है उसी का फॉलो करो, बस एक ही फॉलो करो, मल्टीपल चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। यही सबसे पहला रूल अपने लाइफ में बना लो, क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है ना। आप देखोगे यूट्यूब पे भी इतना सारा अवेलेबल है, मार्केट में इतना सारा अवेलेबल है, इतनी सारी कोचिंग सेंटर्स हैं। पॉसिबल नहीं है आप सबका देखते रह जाओगे तो सिर्फ आप देखते ही रह जाओगे, कलेक्ट ही करते बैठ जाओगे मटेरियल सिर्फ। तो ऐसे नहीं है, बस एक का ही फॉलो करना है, ये रूल बनाना अपना पहला, और उसी के बाद फिर स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करना है कि कैसे पढ़ना है हमें। तो ये आप डिसाइड कर लो कि किन का मटेरियल कौन से चीज़ के लिए, मतलब साइंस एंड टेक के लिए किसका यूज़ करना है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए किसका करना है। वैसे तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता किसी का, बस हाँ वो लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है समझने में, वरना तो सेम ही मटेरियल होता है, घुमा फिरा के वही होता है, ठीक है। अभी देखो ये करंट अफेयर्स का मैंने का यहाँ पे दिखाया है कि कोलिशन गवर्नमेंट। तो आपको अगर कोलिशन गवर्नमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस है तो बेसिक चीज़ें तो आपको लिखनी ही लिखनी है। चैलेंजेस आ रही है तो क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, एग्जाम्पल देना है कि पहले क्या हुआ था। कोलिशन गवर्नमेंट ऐसे तो आपने देखा है कितनी सारी कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई थी, आज के टाइम पे तो नहीं, बट पहले अगर आप देखोगे ना 80 वाला 90 वाला दशक, तो उस टाइम पे आपको कोलिशन गवर्नमेंट के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे ठीक है। फिर उसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, अगर कोई दो पार्टी मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बना रही है तो कितने टाइम पे टिकती है, क्यों, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो क्या करना चाहिए उसके लिए। तो ये वे फॉरवर्ड में, ये न्यूज़ में है तो इसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल हो तो वो आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। और कोलिशन गवर्नमेंट क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है वो भी आपको पता होना चाहिए। वैसे अभी यहाँ पे डिमांड फॉर न्यू स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ है, उनकी भी डिमांड है कि हमारा अलग स्टेट बना दो। और एक कोई तो है हाँ, हरित प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश बनाने की डिमांड होती है, खालिस्तान जहाँ पंजाब में बनाने की डिमांड होती है। तो ये न्यूज़ में रहता है। तो इसकी प्रोसीजर क्या है? अभी जो तेलंगाना को 10 साल हो गए ना बन के अलग स्टेट, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो वो हमारे लिए मतलब एग्जाम्पल है, ये कहाँ कहाँ पे डिमांड हो रही है न्यू स्टेट बनाने की, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, आर्टिकल 3 क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। क्यों ये डिमांड राइज होती है, इसके रीज़न क्या होते हैं, इसके फैक्टर क्या है। क्योंकि उनको लगता है कि अलग स्टेट बनाने से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट बनेगा, हमारे लिए जो सभी लोगों को जो ग्रांट एंड एड मिलती है वो हमारे लिए अलग से मिलेगी। बट साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके साथ ही कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर न्यू स्टेट बनाने हो तो सारी चीज़ें आपको नए से बनानी पड़ेंगी, राइट। जैसे कि आपके लिए जो स्टेट असेंबली जो होती है वो, उसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, सारी जो पूरी स्ट्रक्चर ही अलग से बनेगा ना, तो ये भी उसमें आता है। तो ये पता होना चाहिए। जुडिशियल मतलब कोई प्रोनाउंसमेंट किया है, पहले कोई जजमेंट आया है, जैसे कि पहले कुछ SK धार वाला कमीशन है, GVP वाला है, वो सब आपको इसमें आता है। तो वो पता होना चाहिए कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अभी इंटरनल इमरजेंसी, जैसे हमारी इमरजेंसी लगी थी 25 जून 1975 को, तो उसको 50 इयर्स हो चुके हैं अभी जून में। तो उसके आर्टिकल हमें पता होना चाहिए। तो कितने टाइप की इमरजेंसी होती है वो पता होना चाहिए। प्रोसीजर कैसे कैसे लगाते हैं इमरजेंसी वो पता होना चाहिए, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है तो। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे प्रिपेयर करो, ना कि सिर्फ हाँ पढ़े जा रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हो लेकिन बाद में लिख सकते हो जो पढ़ा है तुमने। तो ये भी देखना होता है कि अगर आंसर में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ता है। अगर इमरजेंसी के ऊपर ही क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड आर्टिकल से ही आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, फिर वो उसके टाइप्स कितने होते हैं वो लिखोगे वहाँ पे। अगर पूछा गया कि अगर 1975 में क्यों लगाई गई थी, तो उसके रीज़न आपको पता होने चाहिए क्यों लगाई गई थी इमरजेंसी। मन वाले फैक्टर मत बनाना, जो ऑफिशियल रीज़न थे वही देना है, वही लिखना है वहाँ पे। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, फिर उस इमरजेंसी लगाई गई बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं तो वो वहाँ पे लिखने हैं। तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या क्या निकल के आया, हमारा जो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 का है उसको हम तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है ना उसको। तो वो निकल के आए, बहुत सारी चीज़ें निकल के आए उसके परिणाम में। तो वो सब यहाँ पे हमें लिखना होता है अगर क्वेश्चन आता है इंटरनल इमरजेंसी के ऊपर तो। और बेसिकली यहाँ पे आपको आर्टिकल सब कुछ, इमरजेंसी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये सब आपको प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इवन जो मैंने अभी न्यू स्टेट वाली डिमांड्स के बारे में बोला, आर्टिकल 3 आपको पता होना चाहिए कौन सी मेजॉरिटी लगती है अगर स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, कितने टाइप्स की मेजॉरिटी होती है। ये सब चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है और ये आपको आंसर राइटिंग में भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। बस मेरा मतलब ही यही है ये बताने का कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप पॉलिटी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स भी देखने हैं कि कैसे, क्योंकि करंट से रिलेट करके ही क्वेश्चन पूछेंगे ना मेंस में। वो आप हर साल के अगर देखोगे ना तो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि वो न्यूज़ में थी चीज़ें तभी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे ये राज्यसभा के लिए और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए हम नहीं यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिकल भी फैक्टर आते हैं, सोशल आते हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में।
फिर इसके लिए पैसा भी बहुत लगता है, ये इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया। इस तरह से आपको सोच के मतलब इस तरह से पढ़ते टाइम पे सोचना है कि कैसे रिलेट करना है। ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन, ये तो बहुत न्यूज़ में, इसमें कहीं भी आप अगर इस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे ना तो आप कहीं भी उदाहरण दे सकते हो कि अदर जीएस में भी इसके उदाहरण दे सकते हो। मिशन कर्मयोगी, इसके 3 इयर्स कंप्लीट हुए इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो ये क्या है, कौन मिशन किस लिए है, और इसका एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मिशन कर्मयोगी दे सकते हो। अगर सिविल सर्वेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मिशन कर्मयोगी का वहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। जैसे साइंस एंड टेक, अभी मैं क्वेश्चंस इसके ऊपर देखूंगी क्योंकि ये मतलब जो सर ने लिखा है वही, तो ये न्यूज़ में भी है। न्यू क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म, तो ये साइंस और टेक है, ये मई में न्यूज़ में था, तो इसके ऊपर ही हम अभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और आउटर स्पेस गवर्नेंस, आउटर स्पेस मतलब जो कि उस दिन भी मैंने आपको बताया था आउटर स्पेस वाला, तो ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज़ में है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आने की संभावना होती है, तो यही अब हम देखने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे है, ये मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे ऊपर भी लिखा है कि आदित्य श्रीवास्तव सर का है ये विजन IAS में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो स्पेस टूरिज्म से, क्योंकि स्पेस टूरिज्म अभी भी न्यूज़ में है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे था। तो क्वेश्चन क्या है, स्पेस टूरिज्म विच वॉज विव्ड एज समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ अ साइंस fiction movie is how becoming a reality, albeit not without hindrance. So what are the challenges associated with space tourism and what measures can be taken to address these challenges? 150 words में ये क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन था, इसको एड्रेस करना था। ठीक है, तो देखो उन्होंने कैसे लिखा है, क्वेश्चन कैसे लिखा है, कैसे रिलेट किया है, मतलब जो न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं उससे कैसे रिलेट किया है, तो ये देखना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन देख के पता होना चाहिए कि हाँ अब यहाँ पे हम पॉलिटिकल यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकल वाला फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, या सोशियो कल्चरल वाला यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये कैसे पता चलेगा, आप जैसे जैसे आप आंसर लिखते रहोगे ना तो वैसे वैसे पता चलेगा आपको। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ना जो हमारे टॉपर्स होते हैं, ये 1 से मतलब 1 से लेके 20 तक जो टॉपर होते हैं उनके आप आंसर कॉपी देख सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो इससे भी ज़्यादा देख लो, मैं तो इतना ही बोल रही हूँ। एटलीस्ट से 10 तक तो आप देख ही सकते हो टॉपर्स के आंसर कि कैसे लिखा है। हर किसी का थोड़ा थोड़ा स्टाइल अलग होता है, यूनिक स्टाइल होती है, तो देखना चाहिए, उससे पता चलता है कि आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है स्पेस टूरिज्म से है, तो इन्होंने क्या किया है देखो, बेसिक इनका इंट्रोडक्शन कितना मतलब सही लग रहा है ये, कि द रिसेंट सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 ड्रू दी रिमार्क। कैसे यहाँ पे इन्होंने हिंदी में लिखा है, चंदा मामा दूर के चंदा मामा टूर के, इससे स्टार्ट किया है, मतलब ये कितना यूनिक लगता है, राइट। सच में बहुत ही यूनिक सा इन्होंने लिखा है यहाँ पे, मुझे तो मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, लेकिन ये देख के मुझे सच में ये बहुत ही अच्छा लगा किस तरह से इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। मतलब ऐसी चीज़ें से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो जो अनिमेश प्रधान सर है, उन्होंने तो मूवी से ही स्टार्ट किया था। एक मूवी थी आई थिंक केरला स्टोरी या कुछ ऐसी ही थी, उससे ही स्टार्ट किया था उन्होंने, वो सोशल जस्टिस का क्वेश्चन था। तो ये नए नए आइडियाज़ पता चलते हैं हमें जब हम टॉपर्स के आंसर कॉपी देखते हैं। तो फिर इन्होंने देखो यहाँ पे सब हेडिंग कैसे दी है, इन दिस लाइट, इसी के इसमें संदर्भ में स्पेस टूरिज्म इज़ बिकमिंग अ रियलिटी, रियलिटी हो सकती है, मतलब एक रियलिटी है। इन्होंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, गैलेक्टस अ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडिंग स्पेस वैकेशन, ये कंपनी है जो कि स्पेस वैकेशन प्रोवाइड कर रही है। मतलब ये स्पेस टूरिज़्म जो है ये सच में होता है और हो भी रहा है। लोअरिंग कॉस्ट ऑफ स्पेस ट्रैवल, जो स्पेस में जाने के लिए ट्रैवल करने के लिए जो मनी लगता है, ऐसे बोला जाता है ना अमीर लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं अभी के टाइम पे, तो आम आदमी तो नहीं कर पाएगा ना, हम तो नहीं जा सकते, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 एट हाफ द बजट
ऑफ इंटरस्टेलर मूवी। जो इंटरस्टेलर, आपने अगर मूवी ये देखी होगी ना, बहुत बढ़िया मूवी है, देखना कभी टाइम मिल जाए तो। इसके हाफ बजट की है चंद्रयान 3 के। तो इससे क्या मतलब लोअरिंग कॉस्ट करना चाहिए ताकि सभी ट्रैवल कर सकते हैं। और जो रीयूजेबल व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए, जैसे कि स्पेस एक्स ने भी किया था, ताकि अगर जब वो रीयूजेबल करेंगे तो एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा और अफोर्डेबल भी होगा। कैन टेक ह्यूमन एंड देन ब्रिंग बैक, उनको ले भी जाएगा और उनको बैक में लाएगा, मतलब वापस भी लाएगा। तो इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेस एक्स का दिया है, जिन्होंने कि टेस्टेड, ऐसे टेस्ट भी किया है इन्होंने। बहुत सारे ऐसे जो उनके लॉन्च व्हीकल है वो रीयूजेबल यूज़ किए हैं रिसेंटली। और फोर्थ है यहाँ पे, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्पेस ट्रैवल इज़ ड्राइविंग द सेक्टर। तो बहुत सारी ऐसी डिमांड, जैसे मतलब हमें थोड़ा सा ये लगता है ना कि ये अजूबा काइंड ऑफ, कि नहीं एक क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट भी होता है कि नहीं हमें भी जाना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने इट कम्स विथ हिंडरेंस, तो बट इसके साथ हिंडरेंस भी है। स्पेस टूरिज्म एक अच्छा भी है, बट उसके साथ कुछ हिंडरेंस भी है। तो वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखो स्पेस डेब्रिस इशू है, कितने पॉइंट में, स्मॉल पॉइंट में लिखे हैं। ये यहाँ पे केसलर सिंड्रोम इन्होंने बताया है, इज अ चैलेंज है ये। तो इस सिंड्रोम के बारे में आपको मतलब किस टर्म में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए सही नहीं है। स्पेस डेब्रिस अगर स्पेस में घूम रहा है तो पता नहीं है वो कभी भी धरती पर आ सकता है, कितना स्पेस दूर है धरती से। तो ये एक चैलेंज है। लैक ऑफ एडिक्वेट टेक्नोलॉजी टू इंश्योर 100% ह्यूमन सर्वाइवल। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हाँ कोई धोखा नहीं हो सकता, ऐसा तो है नहीं ना। कि आपने तो देखा है जो हमारी सुनीता विलियम या कल्पना चावला, सॉरी तो जो स्पेस में गए होते हैं ना, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, तो बिल्कुल 100% तो इसकी श्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल लीड टू इनइक्वालिटी। तो हाई कॉस्ट की वजह से इनइक्वालिटीज़ आती है, इनइक्विटी होती है कि सभी लोग नहीं जा सकते, जो अमीर लोग हैं वही जा सकते हैं। ये एक हिंडरेंस है, मतलब रुकावट है। हाई डिस्पैरिटी इन स्पेस कैपेसिटी, डिस्पैरिटी आ जाती है स्पेस कैपेसिटी में। जैसे कि इंडिया जो है वो ओनली 4th टू लैंड ऑन मून। हमारा जो चंद्रयान 3 था, जो हम लैंड करने वाली 4th नेशन है। यूएस, चाइना और क्या है, रशिया है शायद, इनके बाद हम आते हैं। तो लैक ऑफ टू वे व्हीकल्स नहीं है कि हाँ ये जाएगा तो बोले तुरंत वापस आया, ऐसा भी नहीं है। और इन दिस फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प, मैं सिर्फ बता रही हूँ, ये मैंने कुछ लिखा नहीं है, ये आदित्य श्रीवास्तव का सर का आंसर है, उन्होंने बस मैंने अपने हैंड राइटिंग में लिखा है ताकि मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था, इसीलिए। तो इन दिस लाइट फॉलोइंग मेजर कैन हेल्प, देखो इस तरह से उन्होंने सब हेडिंग पुराना टाइप थोड़ा सा अपना स्टैंडर्डनेस दिखाया है यहाँ पे कि कैसे है सब हेडिंग देते हैं। इन दिस फॉलोइंग मेजर्स कैन हेल्प, सो रैशनलाइज स्पेस टूरिज्म वाया सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डेब्रिस। वो जो डेब्रिस आता है उसको खुद, उसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ये भी एक मेजर काम कर सकता है, मतलब हेल्प कर सकता है। कैच द डेब्रिस वाया कोलैबोरेशन करके भी हम डेब्रिस को इकट्ठा कर सकते हैं। रिड्यूस कॉस्ट वाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये देखो बेसिक इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसा कोई हाई फाई या फाड़ू या तोड़ू ऐसे नहीं लिखे हैं, सिंपल लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, मतलब रिलेट होना चाहिए क्वेश्चन से। ऐसे कुछ भी नहीं कि हाँ कहीं का भी उठा के कहीं पे भी जोड़ दिया, ऐसे नहीं बिल्कुल करना है। और ये आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 को हुई थी, तो ये इससे भी क्या होता है, जो डिमांड एंड डायनामिक्स है उससे हम मीट कर सकते हैं, मतलब जो होना चाहिए अभी के टाइम पे हमें जो भी जो डिमांड्स है, जैसे कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है आज के टाइम पे, जिसके पास पैसा है वही अपने व्हीकल लॉन्च करते हैं। जैसे स्पेस एक्स, इलोन मस्क के पास पैसा है तो वो अपने व्हीकल लॉन्च करते हैं। तो उसके लिए होना चाहिए, उसकी डिमांड है कि जो स्पेस ट्रैफिक भी हो सकती है, ये डेब्रिस का भी इशू है, तो इसीलिए
ये इसके मतलब ये करंट नीड है आउटर स्पेस ट्रीटी को रिवाइव करने की। सिमेट्री इन पावर्स वाया नेशन टू नेशन कोलैबोरेशन होना चाहिए, जैसे कि अभी इंडिया और जापान है, ये लूपेक्स जो है अभी न्यूज़ में भी है, ठीक है। तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए। तो ये कोलैबोरेशन है इंडिया एंड जापान का, किसके लिए है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और इन्होंने देखो लास्ट में कंक्लूड कैसे किया है, दिस वुड हेल्प इन एक्सेसिबल एंड स्पेस सेंसिटिव टूरिज्म। कितना सिंपल और वैल्यूएबल लिखा है इन्होंने, पूरा आंसर ही देख लो आप, कितना सिंपल और कितना टू द पॉइंट है, कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखो आपको बस विद इन अ सेकेंड में आंसर लिखना होता है, तो इतना कंसाइज मटेरियल होना चाहिए आपका कंटेंट जो है, मतलब पहले नोट्स जो है, नोट्स जो आपके बन रहे हैं हर चीज़ के, तो इस तरह से होना चाहिए कि क्या हिंडरेंस है, क्या रुकावटें हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या मेजर्स लेने चाहिए, विथ एग्जाम्पल आपके नोट्स बने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि बस लिख दिए ऐसे टाइप में पूरे नोट्स निकाल रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं है। टू द पॉइंट आंसर देखो आप टॉपर के, उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स बनाओ। और मैं दिखाऊंगी, मेरा चल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स बना रही हूँ मैं, मेरी कोशिश है कि वो 10 या 15 पेजेस में बन जाए, ताकि आसान हो मुझे मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करूँ मैं, और वो एग्जाम्पल और ये सब याद आना चाहिए ना उसी टाइम पे। हमारे पास 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे के अंदर हमें 20 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। 10 जो होते हैं वो 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं, और जो और 10 होते हैं वो 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो इसीलिए पहले से ही हमारा माइंड इस तरह से बनाना है कि टू द पॉइंट हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि पहले आपको स्टैटिक्स पढ़ते पढ़ते आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अब मेरे पास सारा कंटेंट आ जाएगा तब मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा, नहीं। अगर प्रीलिम्स भी आप क्लियर करते हो तो आपको, अगर आप देख रहे हो ना 2025 की भी प्रीलिम्स ले लो, वो प्रीलिम्स होगी आपकी मई को, आई थिंक 26 में कुछ है या 25 एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ मई में है। और उसके बाद आपके अगस्त में ही जाके मेंस है, तो बताओ मुझे इतने कम टाइम में आप कैसे प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए, जबकि आपके पास नोट्स बने नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे लिखोगे आप। तो अभी टाइम है, अभी आप पढ़ो, कंसाइज नोट्स बनाने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोलती कि फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में ही आपको नोट्स बनाना शुरू कर देना चाहिए। पहले आप पढ़ो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ लो, उसके बाद आपको जो समझ में नहीं आता है उस पे नोट्स बनाओ, या उसको समझने की कोशिश करो, आंसर लिख के देखो, और फिर नोट्स बनाना शुरू करो। आंसर में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे नोट्स बनने चाहिए, वरना फालतू की चीज़ों का क्या करना है। एक तो पॉइंट्स होने चाहिए, एग्जाम्पल होने चाहिए, इस तरह से हमारे नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका, ये भी आदित्य सर ने ही लिखा है, मैंने बोला था ना ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चंस हैं उनके। और ये न्यू क्रिस्पर जो है Cas9 जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म, वो न्यूज़ में भी है और यहाँ पे भी उन्होंने देखो, जो मैं बस उनका बता रही हूँ यहाँ पे। ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट वाइडली बिलीव दैट द डेवलपमेंट ऑफ CAR T cell therapy can be a game changer in the treatment of cancer. How can CAR T cell therapy overcome the limitation of CRISPR-Cas9 technology? जो एक लिमिटेशन है वो उसको कैसे कम कर सकती है ये CAR T सेल, वो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो उन्होंने देखो बेसिकली 3 लाइंस भी नहीं हो रही है कम्प्लीटली यहाँ पे। इन्होंने CAR सेल थेरेपी का यहाँ पे बताया कि क्या है ये, टारगेट करती है कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर सेल जो होते हैं उनको हटा के ये न्यू वहाँ पे सेल जनरेट करना और उनको फाइट करने में वो हेल्प करता है ये CAR T सेल थेरेपी। तो इसके बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा, कितना छोटा सा लिखा है। और फिर बाद में इन्होंने यहाँ पे सब हेडिंग दी है कि कैन बी अ गेम चेंजर इन कैंसर ट्रीटमेंट में, कैसे हो सकती है। तो इन्होंने यहाँ पे बाकायदा डायग्राम बनाई है कि यहाँ पे देखो, इंसर्ट द नीडेड
एंटीजन, जो ज़रूरी एंटीजन है उसको इंसर्ट करना है, फिर बाइंड्स टू द कैंसर सेल जो होती है उनसे बाइंड करना है, और कॉल द टी सेल टू इनिशिएट इम्यूनिटी। जो टी सेल होती है वो इम्यूनिटी इनिशिएट करती है, तो उसको कॉल करना है यहाँ पे। तो वो कैंसर सेल जो होती है वो ऐसे यहाँ पे उन्होंने दिखाया, फिर ईट्स अवे द कैंसरियस सेल्स, और ये कैंसर सेल है और ये इम्यून सेल होती है वो, तो यहाँ पे कैंसर सेल जो होती है उसको ईट कर देती है। तो बिल्कुल ये इस तरह से डायग्राम बनाई है। तो इसको बताओ, अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो यहाँ पे 6 या 7 मार्क तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे, इतना अच्छे से अगर कोई आंसर लिखेगा तो। और फिर यहाँ पे कैसे गेम चेंजर है ये, तो उसके बारे में लिखा है यहाँ पे, रिड्यूस और एलिमिनेट साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल थेरेपी। जो केमिकल थेरेपी होती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करता है, कम करता है। नो इंड्यूस कैंसर एज ए हैपन विथ रेडियोथेरेपी, कोई यहाँ पे रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी ड्यू टू मेमोरी ऑफ टी सेल, टी सेल की वजह से जो इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो होता है इसकी वजह से, कार टी सेल की वजह से कम हो जाता है। इंक्रीज द 5 ईयर सर्वाइवर प्रोबेबिलिटी बाय अप टू 50%, 5 ईयर्स मतलब सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इट कैन ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इसकी जो लिमिटेशन है वो भी कम हो सकते हैं। कैसे? प्रोवाइड बूस्ट टू इनर इम्यूनिटी, इनर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो नॉट गिवन बाय क्रिस्पर। तो यहाँ पे इन्होंने छोटा सा बॉक्स बना के बनाया है कि क्रिस्पर क्या है, एक मॉलिक्यूलर सीजर है, और Cas9 क्या है, एक मॉलिक्यूलर प्रोटीन ऑफ गाइड है। ये प्रोटीन को न्यूक्लियस प्रोटीन है जो कि गाइड करता है। ठीक है, कहाँ से कट करना है क्या नहीं, इस तरह से एक डीएनए हो, सपोज ये डीएनए है तो यहाँ से कट करना है, तो ये कट करता है और ये बताता है कहाँ से कहाँ पे कट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है Cas9 का और क्रिस्पर का। सो नो साइड इफेक्ट बाय कार टी सेल्स जेनेटिक म्यूटेशंस। तो इन्होंने कैन नॉट कॉज जेनेटिक म्यूटेशन के लिए कोई कॉज नहीं कर सकता, तो इसका रीज़न भी यहाँ पे बताया कि क्रिस्पर जो है कैन कॉज अ चेंजेस इन होस्ट डीएनए, जो होस्ट डीएनए होता है उसमें चेंजेस करने के लिए ये रीज़न है। तो ये बताया यहाँ पे, क्रिस्पर जो नीड्स रिपीटेशन एंड ऑर्डर्स प्रोसीजर टू करेक्ट ईच कैंसर ऑल डीएनए। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो कार टी सेल है जस्ट नीडेड टू एक्टिवेट सम टी सेल्स, कार सेल को जो ये ज़रूरी है कि वो टी सेल को एक्टिवेट करे, एंड देन दे प्रोड्यूस ओन कॉपीज़। ये टी सेल जो होती है वो अपनी एक बार एक्टिव हो जाती है तो अपने खुद के कॉपीज़ बनाना शुरू कर देती है। और फोर्थ लिखा है इन्होंने यहाँ पे, क्रिस्पर हैज़ हायर रेट ऑफ एरर्स ड्यू टू लैक ऑफ इफिकेशियस टारगेटिंग बाय Cas9 प्रोटीन। तो यहाँ पे एरर्स भी बना सकता है ये क्रिस्पर्स, क्योंकि इसमें थोड़ी एफिकेशियस नहीं है ये। तो कार टी सेल मोर एक्यूरेट, जो कार टी सेल है वो मोर एक्यूरेट है, यूजेस बॉडी इंटरनल मैकेनिज्म, एंड देयर बाय कार टी सेल थेरेपी नीड्स रिवैम्प टू अपहोल्ड द राइट टू लाइफ। यहाँ पे इन्होंने इतना अच्छे से कंक्लूड किया है कि देखो ना, एक ही लाइन में किया है, देयर बाय, इसी वजह से कार टी सेल थेरेपी नीड्स रिवैम्प, मतलब उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, थोड़ा रिन्यू टाइप रिवैम्प करने की, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो ये बोला है यहाँ पे, और ये राइट टू लाइफ सबका एक राइट है, उसको अपहोल्ड कर सके, इसीलिए। तो ये बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे से साइंस एंड टेक का आंसर लिखा है। तो आपको देखना है, देख के पता लगाना है कि कैसे लिखते हैं साइंस एंड टेक का आंसर। ठीक है, आपको यहाँ पे ये क्रिस्पर क्या है, Cas9 क्या है, कैसे जीन एडिट करते हैं, ये इसकी पूरी प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट है ये पहले पता होना चाहिए। फिर आपको कार टी सेल क्या होती है, टी सेल क्या होती है, इसके ऊपर यूपीएससी भी क्वेश्चन, ये जो क्रिस्पर Cas9 है इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक 2019 में पूछा है।
फिर 2021 में पूछा है, तो आप एक बार देख लेना प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन। तो ये साइंस एंड टेक ऐसा चैप्टर है कि ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं और इसके मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बेसिकली मेरा बताने का मतलब यही था कि आप जो हो, मैंने आगे ना आपको ये दिखाती हूँ, ये जो 3 है, GS1, GS2, GS3, तो यहाँ पे आंसर लिखते हो तो आपको डायमेंशन कैसे याद रखने चाहिए। ठीक है, डायमेंशन हमेशा याद रखिए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप अगर आंसर पे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन है। तो पहले तो आपके हिस्टोरिकल अगर वहाँ पे लिख सकते हो तो हिस्ट्री से स्टार्ट कर लो या आर्टिकल से स्टार्ट कर लो, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, फिर सोशल जस्टिस वाला सोशल इश्यूज़ का भी अगर इन्वॉल्व कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, इकोनॉमिक वाले पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, और फिर ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो, सोशल वाला जो होता है वो भी लिख सकते हो, आर्ट एंड कल्चर का इन्वॉल्व कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक में, और बस बट डायमेंशन इस तरह से ही इन्वॉल्व करने हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, गवर्नेंस, सोशियो कल्चरल, एनवायरनमेंट वाला, ये सब ऐसे डायमेंशन के थ्रू लिखना है। वहाँ पे अगर आप लिख सकते हो तो, और ये कैसे पता चलेगा, जैसे आप आंसर राइटिंग करोगे वैसे वैसे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, होप कि आपके जो डाउट है इससे सॉल्व होंगे। अगर नहीं होते हैं तो प्लीज़ आप मुझे अगेन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इससे मुझे भी पता चलेगा कि जो नए लोग हैं उनको कैसे बताना चाहिए। ठीक है, बट मेरी हाईली रिक्वेस्ट है कि बस दूसरों के ही जो मटेरियल होते हैं उसके ऊपर डिपेंड ना रहे, खुद से बुक्स पढ़ना शुरू कर दे। बुक्स पढ़ना ज़रूरी होता है, और इसी से आपको एक तो रीडिंग भी, जो आपकी रीडिंग स्पीड है वो भी बढ़ेगी, और जो आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके मीनिंग नहीं समझ में आते हैं तो वो अभी आप देख सकते हो, आपके पास टाइम है अभी। आप अगर अभी भी शुरुआत करते हो तो अभी शुरुआत कर लो, 1-2 रीडिंग के बाद फिर नोट्स बनाना शुरू कर देना। अच्छा खासा टाइम है, 10 मंथ है, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन लिख के आप अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में आपके चेक करके आंसर तो मिल ही जाना है। तो प्लीज़ लिखते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।